हाय गाइस, द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट हाथरस में आपका स्वागत है। आज हम पाइथन लैंग्वेज के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और इस नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसको ज़रा देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एल वैल्यू और आर वैल्यू है। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एल वैल्यू आर वैल्यू। हमने पिछली जो वीडियो में बात की थी वो करेक्टर सेट, वो पाइथन में जो करेक्टर सेट होते हैं, पाइथन में जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स का ही दूसरा नाम लिटरल है। ये दो टॉपिक हमने कवर किए थे, करेक्टर सेट्स क्या होते हैं और लिटरल्स दैट इज कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। आज हम देखते हैं कि एल वैल्यू आर वैल्यूज पाइथन लैंग्वेज में क्या होती हैं। चलो इसको देखते हैं। देखो, इन पाइथन एल वैल्यू एंड आर वैल्यू डिस्क्राइब हाउ नेम्स एंड एक्सप्रेशन आर यूज्ड इन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। मतलब असाइनमेंट स्टेटमेंट में जो एक्सप्रेशंस हैं उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यूज़ एंड ऑपरेटर्स। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो एक्सप्रेशन होते हैं उसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, उसमें ऑपरेटर्स होते हैं। ये तो होता है। अब उन एक्सप्रेशंस का हम कैसे हम जो है यूज़ करेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट में। मतलब असाइनमेंट स्टेटमेंट में जो भी हम पाइथन में कोडिंग करते हैं उस कोडिंग में क्या होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे। उन स्टेटमेंट्स में ही एक्सप्रेशंस होंगे। उन एक्सप्रेशंस का हम कैसे यूज़ करेंगे उन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स में, ये क्या करेंगे एल वैल्यू और आर वैल्यू। ये एल वैल्यू आर वैल्यू है क्या, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। तो ये हमें दे रखा है कि एल वैल्यू मीन्स एल वैल्यू रिप्रेजेंट्स द स्टोरेज लोकेशन व्हाइल आर वैल्यू रिप्रेजेंट्स द वैल्यू स्टोर्ड इन इट। अच्छा, कहने का मतलब है कि जो हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट जो होता है उसमें जो असाइनमेंट स्टेटमेंट एक्सप्रेशन है, अब उसमें एल वैल्यू का मतलब है लेफ्ट साइड में जो इक्वल टू जो असाइनमेंट वाला साइन है इक्वल टू साइन, उसकी लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो एल वैल्यू और उसके जो राइट साइड में वैल्यू है सिर्फ राइट वैल्यू। ये है मतलब सिंपल। एल वैल्यू रिप्रेजेंट स्टोरेज लोकेशन व्हाइल आर वैल्यू रिप्रेजेंट द वैल्यू स्टोर्ड इन इट। तो एल वैल्यू का मतलब लेफ्ट वैल्यू एंड एल वैल्यू रेफर्स टू ए लोकेशन इन मेमोरी व्हेन ए वैल्यू कैन बी स्टोर्ड। भाई लेफ्ट हैंड पर हम जो है कोई भी असाइनमेंट वाला स्टेटमेंट है, कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट है तो उसमें क्या करते हैं, लेफ्ट में हम वेरिएबल रखते हैं ना, तो वो लेफ्ट वैल्यू होगी असाइनमेंट ऑपरेटर के विद रेस्पेक्ट टू, और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड में जो वैल्यू होगी वो राइट वैल्यू होगी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं एन एल वैल्यू इज़ द लोकेशन, वो लोकेशन होती है ऐसे, वो एज ए वेरिएबल होता है। तो ये लोकेशन टू लोकेशन मेमोरी वेयर ए वैल्यू कैन बी स्टोर। करेक्टरिस्टिक्स क्या अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो लिखा है कि एल वैल्यू करेक्टरिस्टिक्स क्या कि अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट मस्ट बी असाइनेबल मॉडिफिएबल, मतलब वो असाइनेबल होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है असाइनेबल या मॉडिफिएबल होना चाहिए। नेक्स्ट रिप्रेजेंट्स ए वेरिएबल और ऑब्जेक्ट रेफरेंस, वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है, या फिर यूँ कहो वेरिएबल होता है। ऑब्वियसली बात है असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में हम कोई ना कोई वेरिएबल ही तो रखते हैं, तो वही है एल वैल्यू। अब इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो हम समझ रहे थे यानी क्या लेफ्ट वैल्यू है यानी क्या आर वैल्यू है। पाइथन लैंग्वेज में लेफ्ट वैल्यू आर वैल्यू का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में जो भी हमारा वेरिएबल है उसे हम एल वैल्यू नाम दे रहे हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में जो भी वैल्यू दे रखी है वो उसे हम आर वैल्यू बोल रहे हैं। सिंपल है। जैसे x इक्वल टू 10, अब देखो असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा, इसके लेफ्ट में जो है क्या वेरिएबल है, तो दिस इज़ द लेफ्ट वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर के विद रेस्पेक्ट ये राइट में है, तो ये राइट वैल्यू हो गई 10 सॉरी। तो x इज़ एन एल वैल्यू। इसी तरह से नेम है, नेम वेरिएबल है, एक लेफ्ट में है असाइनमेंट ऑपरेटर विद रेस्पेक्ट टू, तो नेम क्या एल वैल्यू हो गई इस असाइनमेंट स्टेटमेंट में। राम क्या है, आर वैल्यू हो गई। सिंपल है। सिमिलर एल एस टी ये लिस्ट दे रखा है कोई हमें 5, तो ये इनलाइन एल वैल्यू हो गई। अब देखो इसमें ये तो हमारा करेक्ट तरीका था, लेकिन इसे हम इनवैलिड तरीका क्या है, अवैध, जो कि सही नहीं है, वो ये दे रखा है। हम इसमें ऐसे नहीं लिख सकते कि 10 इक्वल टू एक्स। ऑब्वियसली बात है, हम जो वैल्यू है कोई भी जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसे हम असाइन कराते हैं किसी वेरिएबल में, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में हम हमेशा वेरिएबल नेम को लेंगे। 10 इक्वल टू एक्स नहीं लिखेंगे, ये गलत एरर देगा। ये देखो 10 इक्वल टू एक्स नहीं लिखेंगे,
क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में क्या आएगा, हमेशा वेरिएबल होगा। x+2 = 5 नहीं करेंगे, इसमें भी एरर आएगा। x+2 = 5 हम ऐसे भी नहीं लेंगे, ठीक है, इसे भी नहीं लिखेंगे कि x+2 = 5, ऐसे ही भी एरर आएगा। हमेशा लेफ्ट वाली जो वैल्यू होगी असाइनमेंट ऑपरेटर के विद रेस्पेक्ट टू, वो कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगी, वो कोई वेरिएबल होगी। ये ध्यान देने की बात है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ये कोई कठिन बात नहीं, आसान है। नेक्स्ट, आर वैल्यू। एन आर वैल्यू रिप्रेजेंट्स ए वैल्यू दैट कांट स्टोर डेटा, वो स्टोर नहीं कर सकते डेटा को, ओनली प्रोड्यूसेस वैल्यू। देख, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, वो स्टोर करेगा किसको, वैल्यू को। दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर के विद रेस्पेक्ट टू लेफ्ट साइड में जो होगा वो वेरिएबल होगा, वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा। जबकि राइट साइड में जो आर वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, वैल्यू होगी। वो स्टोर नहीं करेगी डेटा को, बल्कि वो प्रोड्यूस करेगी वैल्यू को। दैट्स ऑल। करेक्टराइज क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। फर्स्ट, अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट, कांट बी असाइन टू, इसे असाइन नहीं, ठीक है, कांट बी असाइन टू, इसमें कुछ असाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खुद असाइंड होती है किसको, किसी अदर वेरिएबल को, ठीक है, इसे किसी, ठीक है, इसमें किसी चीज़ को असाइन नहीं किया जा सकता, ये खुद असाइन होती है किसी वेरिएबल में। नेक्स्ट, कांट बी कांस्टेंट, सॉरी, कैन बी कांस्टेंट, कॉमा एक्सप्रेशन या फंक्शन रिजल्ट्स। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट में जो कुछ भी होगा वो एक कांस्टेंट होता है। दैट इज कोई वो लिटरल वैल्यू होगी, लिटरल वैल्यू दैट कांस्टेंट वैल्यू होगी, या फिर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है। एक्सप्रेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट वैल्यू एंड ऑपरेटर्स। जैसे हमने पहले वाले उसमें लिखा था ना कि x+2, तो हम y = x+2 एक बार को हम लिख सकते हैं, ठीक है। x+2 = 5 नहीं लिखेंगे, y = x+2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि राइट साइड में जो आर वैल्यू होगी वो कांस्टेंट भी हो सकती है, और सबसे बड़ी बात है, इसको ध्यान रखना है, वो एक्सप्रेशन भी हो सकती है, और फंक्शन रिजल्ट भी हो सकती है। और फंक्शन को भी रिजल्ट देगा, वो क्या देगा, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। हाँ, ये भी हो सकता है कोई ना कोई वो स्टेटमेंट दे दे, मतलब कोई ना कोई स्ट्रिंग वगैरह दे दे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आर वैल्यू हमेशा हमारी कांस्टेंट होगी, या एक्सप्रेशन हो सकती है, या फंक्शन का रिजल्ट हो सकती है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो, हमारा x = 10, तो इक्वल टू जो असाइनमेंट जो ऑपरेटर है इक्वल टू उसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं, ये एक वो है वेरिएबल है x। ये वाली बात कही गई है कि वो जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होगी असाइनमेंट ऑपरेटर की, जो एल वैल्यू होगी, वो हमेशा क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगी, वो वेरिएबल होगी। इसी तरह से देखो y = x+5 हम लिख सकते हैं, ये सही है, क्योंकि जो आर वैल्यू है वो एक्सप्रेशन भी हो सकती है, बताया कि x+5 इन आर वैल्यू, और एक कांस्टेंट भी हो सकती है, सही है। इसी तरह से z = सम फंक्शन में हमने 1, 2, ये दो मतलब लिस्ट को पास कर दिया है हमने। इसमें एक लिस्ट है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं 1, 2, और ये हमने पास कर दिया किसमें, एक सम फंक्शन में। दैट ये हमारा वो क्या कर देगा, दैट इज ये हमारा क्या करेगा, z = सम फंक्शन है 1, 2 का सम निकाल के दे देगा हमें। तो कुल मिला के जो आर वैल्यू है उसमें आपकी कोई कांस्टेंट भी हो सकती है, जो ऊपर बताया गया है वही बताया कि देखो कांस्टेंट है। आर वैल्यू में हमारी कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, और आर वैल्यू में हमारी कोई फंक्शन भी हो सकती है, जो सम फंक्शन है। ये ध्यान देने की बात है। लेकिन इससे पहले जो हमने लेफ़्ट वैल्यू में देखा था ना, कि देखो लेफ़्ट वैल्यू में हम जो एक्सप्रेशन दे रहे थे वो गलत है। देखो एल वैल्यू में हम जो एक्सप्रेशन दे रहे थे, x+2 क्या एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल। देखो x वेरिएबल है, एन कांस्टेंट, देखो 2 कांस्टेंट है, एन प्लस क्या है, प्लस एक ऑपरेटर है, इसी को तो बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो एल वैल्यू एक्सप्रेशन नहीं हो सकती, एल वैल्यू हमेशा वेरिएबल ही होगी, क्योंकि आर वैल्यू कोई कांस्टेंट हो सकती है, कोई वेरिएबल कोई कांस्टेंट हो सकती है, या फिर कोई फंक्शन का रिजल्ट हो सकती है, या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, वेरिएबल नहीं होगी। आर वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, या किसी फंक्शन का रिजल्ट होगी, या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकती है। लेकिन एल वैल्यू एक्सप्रेशन नहीं होगी, और नहीं कोई फंक्शन का रिजल्ट होगी, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही होगी। ये ध्यान देने योग्य बात है। ये आगे चल के प्रोग्रामिंग में काम में आएंगे ये कंसेप्ट, इसलिए यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में अभी टुकड़ों में बताई जा रही है। फिर आगे प्रोग्रामिंग करेंगे, उसमें ये चीज़ें हमें अच्छे से
इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे इनवैलिड क्या है, देखो x + 5 = 2। अब देखो एल वैल्यू में हमने एक्सप्रेशन रखा है, ये गलत है। एल वैल्यू तो हमेशा वेरिएबल होगी, एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकती। ओनली एंड ओनली वेरिएबल ही होती है हमारी एल वैल्यू। राइट वैल्यू कॉन्स्टेंट भी हो सकती है, राइट वैल्यू कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, राइट वैल्यू किसी फंक्शन का आउटपुट भी हो सकती है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, सेम वेरिएबल्स कैन बी एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। सेम वेरिएबल जो है क्या हो सकता है, सेम वेरिएबल जो है एल वैल्यू भी हो सकता है, आर वैल्यू भी हो सकता है। ये कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं, वो बता रहे हैं हमें। जो सेम वेरिएबल है वो एल वैल्यू भी हो सकता है, आर वैल्यू भी हो सकता है। जैसे x = 5, सेम वेरिएबल क्या है, x है, ये क्या एल वैल्यू है। इसी तरह x = x + 1, और यहाँ पर जो x है वो एल वैल्यू भी है, और यहाँ पर जो x + 1 एक्सप्रेशन में जो x वेरिएबल है वो भी तो x ही है। तो देखो लेफ्ट वाला जो x है वो एल वैल्यू है, जो राइट वाला जो x है वो आर वैल्यू है। दैट इज सेम वेरिएबल एल वैल्यू भी हो सकती है और आर वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन होने का तरीका क्या है ये और देख लो। x = x + 1, दैट इज जो सेम वेरिएबल होगा वो राइट साइड में वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होगा। अब x = x लिखना क्या तुम्हें रीजनल लग रहा है? नहीं है। x = x लिखने का क्या सेंस है? कोई सेंस नहीं है। तो x = x + 2, x + 5 इस तरीके से कुछ लिखेंगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम ट्रिक क्या है, ज़रा इसको देख लें। पोजीशन देखो, एल वैल्यू का मतलब क्या है, लेफ्ट ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। आर वैल्यू का मतलब क्या है, राइट ऑफ असाइनमेंट। इन वन लाइन एल वैल्यू स्टोर्स डेटा। जो एल वैल्यू होता है वेरिएबल होता है, वो हमेशा क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। आर वैल्यू प्रोवाइड्स करेगा डेटा। डेटा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट हो सकता है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ फंक्शन हो सकता है। मतलब फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा आउटपुट वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ डेटा होगा। आर वैल्यू डेटा भी हो सकता है, जो किसी फंक्शन का आउटपुट हो सकता है, या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। जो एक्सप्रेशन देगा वो क्या देगा, कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ ना कुछ डेटा ही तो देगा, या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है। अब बताते हैं डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। अब हम नेक्स्ट वो करते हैं कि डेटा को हैंडल कैसे करेंगे पांडास में। आज का एक नया टॉपिक ये है। तो अब तक हमने समझ लिया कि एल वैल्यू क्या होती है, आर वैल्यू क्या होती है असाइनमेंट ऑपरेटर के विद रेस्पेक्ट टू। आपको जहाँ तक है मुझे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज, मतलब पांडास के थ्रू हम डेटा को हैंडल कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है पाइथन लाइब्रेरीज। ज़रा पाइथन लाइब्रेरी वाला जो ये टॉपिक है, टाइप्स ऑफ पाइथन लाइब्रेरी, देखें थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलो पाइथन लाइब्रेरीज कौन कौन सी होती हैं, पाइथन लाइब्रेरीज उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। हाँ गाइस देखो, डेटा को हैंडलिंग कैसे करेंगे इसी क्रम में पाइथन लाइब्रेरी है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरी। देखो, ए पाइथन लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड दैट हेल्प्स यू परफॉर्म कॉमन टास्क विदाउट राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। मतलब कहने का ये, लाइब्रेरी में क्या है कि प्री रिटन कोड्स होते हैं। मतलब जो काम हम किसी भी काम को करने के लिए हमें मशीन से कोई काम कराना है, तो इसके लिए हमें उसे इंस्ट्रक्शन देना होगा। इंस्ट्रक्शन हमें किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई स्पेशल कोई भी काम जो कराने के लिए पहले से ही प्री रिटन कोड होते हैं, वो सेव कर दिए जाते हैं किसी एक जगह, उसी को बोलते हैं लाइब्रेरी। तो पाइथन लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड। प्री रिटन कोड को क्या नाम दे रहे हैं, देखो मॉड्यूल्स। यहाँ पर एक एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। व्हाट इज द मॉड्यूल? मॉड्यूल इज द प्री रिटन कोड। ऑब्वियस बात है, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि प्री रिटन जो कोड है उसे हम मॉड्यूल बोल रहे हैं। वो कलेक्शन ऑफ जो मॉड्यूल है वो लाइब्रेरी है। कोई भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, कोई भी उस सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे मॉड्यूल में, सेक्शन वाइज मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है, फिर उसका कलेक्शन कर लिया जाता है, तो पूरा एक सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया। तो इसी तरीके से ये है कि पाइथन लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स दैट इज कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड्स दैट हेल्प्स यू परफॉर्म कॉमन टास्क विदाउट राइटिंग देम। ठीक है, थिंक ऑफ लाइब्रेरीज एज टेक्स्ट बुक। लाइब्रेरीज को आप टेक्स्ट बुक की तरह आप सोच सकते हैं। यू पिक द राइट टूल, यूज इट, फिनिश वर्क फास्टर। आप उसे पिक करेंगे, राइट टूल को यूज़ करेंगे, उसे फिनिश वर्क फास्टर, दैट्स ऑल। अब देखो नेक्स्ट
करते हैं। वाई डू वी यूज़ लाइब्रेरीज, हम लाइब्रेरीज का यूज़ क्यों करते हैं? ऑब्वियसली बात है, लाइब्रेरीज इज़ द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। मॉड्यूल मीन्स प्री रिटन कोड। अब बार बार हमें कोई एक काम कराना है और वो काम कराने के लिए एक बार हमने कोड लिख के रख दिया, उस कोड को हमने एज ए फंक्शन में रख दिया, फंक्शन की बॉडी में, तो वो काम जब हम कराना होगा उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और जिस कंडीशन में जो वही वैल्यू हमें पास करनी है वो वैल्यू हम पास कर देंगे, वो फंक्शन उस वैल्यू के बेस पर हमें आउटपुट दे देगा। दैट्स ऑल। ये है लाइब्रेरीज का काम। और लाइब्रेरीज का यूज़ करने से हमें फ़ायदा होता है कि हमें बार बार वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा एफर्ट भी बचेगा, हमारी एनर्जी भी बचेगी। ये है पाइथन लाइब्रेरीज हेल्प टू सेव टाइम, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रिड्यूस एरर्स। अब बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें हम बार बार बहुत सारा कोड लिखेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस होंगे। अब एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम मान के चलो 50 लाइन लिखनी है कोड की, और एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 500 लाइन लिखनी है, तो 500 लाइन का कोड है उसमें गलती होने की संभावना भी तो ज़्यादा होगी, और मान के चलो 10 लाइन का कोड है उसमें गलती होने की संभावना कम होगी। ठीक है, तो जब हम किसी पाइथन लाइब्रेरी से किसी फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, प्री रिटन कोड का यूज़ करते हैं, तो पहले से चेक है, ओके है, वो उसका यूज़ करेंगे तो गलती होने के चांस कम होंगे, हमें कम लाइन ऑफ कोड लिखना होगा। तो रिड्यूस एरर, रिड्यूस एफर्ट्स एंड रिड्यूस टाइम। देखो, मेक कोड शॉर्टर, शॉर्ट भी होगा कोड, सॉल्व होगी प्रॉब्लम ईजिली, जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएगी। दैट्स ऑल। इसलिए हम लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ मॉड्यूल वर्सेस लाइब्रेरी? अब देखो, मॉड्यूल और लाइब्रेरी में क्या अंतर है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। लाइब्रेरी इज़ द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स इज़ द प्री रिटन कोड। दैट्स ऑल। अब बता रहे हैं इस चीज़ को, फिर देखें टर्म मीनिंग। मॉड्यूल मीन्स ए सिंगल पाइथन फाइल। मॉड्यूल मीन्स प्री रिटन कोड। अब प्री रिटन कोड तो है, लेकिन प्री रिटन कोड में मतलब मॉड्यूल का मतलब क्या है? सिंगल पाइथन फाइल। सिंगल पाइथन फाइल को हम मॉड्यूल बोलते हैं। कोई पाइथन प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को हमने एक जगह सेव कर लिया, तो पाइथन की जो फाइल है सिंगल पाइथन फाइल, जिसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा .py, उसे हम मॉड्यूल बोल रहे हैं। मतलब पाइथन लैंग्वेज में जो लिखी गई डिफरेंट पाइथन फाइल्स हैं, उन पाइथन फाइल्स को ही हम मॉड्यूल बोलते हैं। और लाइब्रेरी इज़ द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। लाइब्रेरी इज़ द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, दैट इज़ लाइब्रेरी इज़ द कलेक्शन ऑफ पाइथन फाइल्स। दैट्स ऑल। एग्जाम्पल देखो, मैथ मॉड्यूल है, मैथ नाम से एक हमें फाइल दे रखी है जिसका एक्सटेंशन क्या है .py। दैट इज़ क्या है? ये पाइथन फाइल है, पाइथन फाइल। दैट इज़ मैथ नाम की एक पाइथन फाइल है, math.py, दैट इज़ ए मॉड्यूल है। नेक्स्ट नमपाई। नमपाई क्या इज़ द लाइब्रेरी? दैट इज़ नमपाई इज़ द लाइब्रेरी, दैट इज़ नमपाई इज़ द कलेक्शन ऑफ मैनी मॉड्यूल्स, मैनी पाइथन फाइल्स। लाइब्रेरी दैट इज़ मैनी मॉड्यूल्स इनसाइड, मैनी पाइथन फाइल्स इनसाइड। भाई नमपाई में बहुत सारी होंगी, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारी प्रोग्राम्स होंगे, बहुत सारी पाइथन फाइल्स होंगी। ये है टाइप्स ऑफ पाइथन लाइब्रेरी। अब तक हमने पाइथन लाइब्रेरी को पढ़ लिया कि पाइथन लाइब्रेरी इज़ द कलेक्शन ऑफ पाइथन फाइल्स, दैट इज़ पाइथन मॉड्यूल्स। दैट्स ऑल। अब पाइथन लाइब्रेरीज कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप की हैं, तो वो बता रहे हैं पाइथन लाइब्रेरीज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। तो वो यहाँ बता रहे हैं कि पाइथन में जो लाइब्रेरीज हैं वो 3 टाइप की होती हैं। कौन सी? बिल्ट इन लाइब्रेरीज। फर्स्ट, मोटे तौर पर देखते हैं पहले, पाइथन में जो लाइब्रेरी हैं 3 टाइप की हैं। फर्स्ट, बिल्ट इन लाइब्रेरी, मोटे तौर पे देखते हैं पहले। थर्ड एक्सटर्नल आ गई, सेकेंड कहाँ है फिर? हाँ, बिल्ट इन लाइब्रेरी। फिर है एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। इसमें 3 टाइप की लाइब्रेरी लिखी हुई है। हाँ, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लिखी तो है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। एक तो बिल्ट इन लाइब्रेरीज है, दूसरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है। इसको ज़रा करेक्ट करते हैं। चलो, इसमें गड़बड़ हो जाएगी, चलो करेक्ट नहीं कर रहे,
इसको इसमें ऐसे आप ध्यान रखो, मतलब जो मैं बता दूंगा, इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को सेकंड मान के चलना है, सेकंड टाइप है लाइब्रेरीज़ की, तो थर्ड टाइप है एक्सटर्नल लाइब्रेरी। इसे बाद में हम सुधार देंगे इस पीडीएफ को, अभी करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी जो लाइब्रेरी है पाइथन लाइब्रेरी, बिल्ट इन लाइब्रेरी, ये टाइप है फर्स्ट। सेकंड जो टाइप है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, और थर्ड टाइप है एक्सटर्नल लाइब्रेरी। चलो एक एक करके हम इसकी डिटेल को एक्सप्लोर करते हैं, एक एक करके लाइब्रेरी को हम एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट बिल्ट इन लाइब्रेरी, देखो बिल्ट इन का मतलब पहले से है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है। ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विद पाइथन। देखो लाइब्रेरी तो प्री डिफाइंड होती है, पहले से ही बनी हुई है, प्री होती है। ठीक है, पहले से ही बनी होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी इंस्टॉल विद पाइथन। बिल्ट इन लाइब्रेरी का मतलब है पाइथन के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल। जैसे आपने पाइथन जो सॉफ्टवेयर है उसे आपने इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में, तो उस पाइथन सॉफ्टवेयर के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाएगी लाइब्रेरी, वो है बिल्ट इन लाइब्रेरी। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मैथ लाइब्रेरी। देखो इसमें मैथमेटिकल फंक्शंस मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब मैथ लाइब्रेरी मिलेगी, दैट इज मैथ से संबंधित बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे। नेक्स्ट है रैंडम लाइब्रेरी, इसमें रैंडम नंबर्स मतलब रैंडम से संबंधित रैंडम फंक्शंस मिलेंगे, इसमें रैंडम फाइल्स मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स से संबंधित मीन मीडियन मोड से संबंधित फंक्शंस मिलेंगे। एक है डेट और टाइम से संबंधित मिलेंगे। तो ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं कुछ, जो पाइथन सॉफ्टवेयर को जैसे हम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, ऑटोमेटिकली इसमें ऑल इंस्टॉल हो जाएंगे हमारे सिस्टम में लाइब्रेरी, मैथ, रैंडम, स्टैटिस्टिक्स और डेट टाइम। ये मतलब है। एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो एग्जाम्पल बता रहे हैं बिल्ट इन लाइब्रेरी का पाइथन में। जैसे हमने मैथ लाइब्रेरी पढ़ी थी, वो बिल्ट इन लाइब्रेरी है। इंपोर्ट की मैथ, इंपोर्ट के साथ हम मैथ डॉट लिखते हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम कैसे इंपोर्ट करते हैं किसी लाइब्रेरी को। तो प्रिंट मैथ डॉट स्क्वायर रूट 16। अब इंपोर्ट की जगह हम यदि फ्रॉम का यूज़ करते कि फ्रॉम पर्टिकुलर जो हमारी ये लाइब्रेरी नमपाई से है, तो फ्रॉम नमपाई और इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते, कुल मिला के फ्रॉम कीवर्ड के थ्रू हम इंपोर्ट करते मैथ लाइब्रेरी को। तो उसमें जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन से पहले हमें मैथ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको सीधे हम स्क्वायर रूट 16 लिख देते प्रिंट में, दैट्स ऑल। अब बात आती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। बिल्ट इन लाइब्रेरी हो गई फर्स्ट टाइप। अब बात आती है सेकंड टाइप है इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसको ज़रा देखते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होती है। कम विद पाइथन बट मस्ट बी इम्पोर्टेड। अच्छा, ये पाइथन के साथ आती हैं लेकिन इंपोर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल OS फाइल एंड फोल्डर ऑपरेशंस के लिए है। सिस लाइब्रेरी है पाइथन में, ये सिस्टम रिलेटेड टास्क के लिए है। टाइम नाम से एक वो है पाइथन लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी टाइम रिलीज से संबंधित है। इन्हें क्या करना होता है, कम विद पाइथन के साथ आती हैं लेकिन इन्हें मस्ट बी इम्पोर्टेड, लेकिन इसे इम्पोर्ट किया जाना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, इंपोर्ट तो हमने इससे पहले वाली जो थी बिल्ट इन लाइब्रेरीज, उनको भी तो हमने प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए, यूज़ करने से पहले क्या करेंगे, किसी लाइब्रेरी को यूज़ करना है तो यूज़ करने से पहले हमें इंपोर्ट करना होता, और ये काम हम इससे पहले बिल्ट इन लाइब्रेरीज में भी कर रहे थे हम, जैसे अभी किया है इंपोर्ट मैथ। इसी तरह से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो हैं OS टाइम, इनको भी हम यूज़ करेंगे तो पहले हमें इंपोर्ट करना होगा। जैसे हमने टाइम नामक एक जो लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसको हमें एक्सेस करना है, क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ये रहा इसका एग्जाम्पल, देखो इंपोर्ट की टाइम, फिर टाइम डॉट स्लीप फंक्शन का यूज़ किया टू, ठीक है, प्रिंट कर दिया हेलो, ये आ गया, ठीक है, प्रिंट कर दिया हेलो, ये है इसका टाइम। जो हमारा जो टाइम वाली जो लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये क्या करती है, टाइम को डिले करती है। अच्छा, टाइम को डिले करेगी, स्लीप 2 मतलब 2 सेकंड के लिए स्लीप कर देगी, मतलब 2 सेकंड के बाद में ये प्रिंट होगा हेलो, ऐसा कुछ है इसका। अब बात आती है एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को। बिल्ट इन लाइब्रेरी हो गई, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हो गई, ठीक है। लाइब्रेरी कौन कौन सी हैं वो पूरी लिस्ट बना के मैं इसमें बताऊंगा, वो कौन कौन सी लाइब्रेरी हैं टाइप वाइज के, जो हमारी बिल्ट इन लाइब्रेरी कौन कौन सी हैं वो सारी हम एक जगह देंगे, साथ ही जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कौन कौन सी हैं वो सारी हम एक जगह देंगे, और उस लाइब्रेरी का काम क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम करेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक्सटर्नल लाइब्रेरी कौन कौन सी हैं, उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं वो, और फिर उनके फंक्शंस क्या क्या काम करेंगे, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। नीड टू बी इंस्टॉल यूजिंग पिप, मतलब एक्सटर्नल लाइब्रेरी हैं, इनको नीड टू बी इंस्टॉल यूजिंग पिप मतलब PIP। अब इनको इंस्टॉल करने के लिए हमें यूज़ करना होता है PIP का यूज़ करना होता है एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं थर्ड पार्टी। फॉर एग्जांपल नमपा, ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग वाली है
numpy जो लाइब्रेरी है वो एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, और इनको यूज़ करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, नीड टू बी इंस्टॉल यूजिंग पिप। मतलब इन लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए इन लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए हमें PIP का यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे पांडास है, ये डेटा एनालिसिस के लिए काम में आती है, लाइब्रेरी है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। मैटप्लॉटलिब डेटा विजुलाइजेशन के लिए, रिक्वेस्ट वेब रिक्वेस्ट के लिए। इंस्टॉल एग्जाम्पल क्या है, देखो PIP इंस्टॉल numpy, ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। इन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कमांड PIP कमांड का यूज़ करते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। कौन कौन सी है, numpy, pandas, matplotlib, रिक्वेस्ट। अब मैं अगला जो मैं सेशन बनाऊंगा वीडियो, उसमें मैं मुझे यही काम करना है कि जो अलग अलग टाइप की लाइब्रेरीज़ हैं, वो अलग अलग टाइप की लाइब्रेरीज़ में कौन कौन सी लाइब्रेरी हैं, जैसे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कौन कौन सी है, वो सारी लिस्ट बनाना, और उन लाइब्रेरीज़ का काम क्या है, विशेषता क्या है, वो मैं एक जगह लूँगा। कि जैसे बिल्ट इन लाइब्रेरी है, और बिल्ट इन लाइब्रेरी में कौन कौन सी लाइब्रेरी हैं, उनका काम क्या है, वो एक्सटर्नल लाइब्रेरी है कौन सी हैं, उनका काम क्या है वो। इसी तरीके से एक्सटर्नल लाइब्रेरी कौन कौन सी है, उनका काम क्या है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो, दैट इज कल, मैं इसे वीडियो को बनाऊँगा। इंस्टॉल कर दिया PIP इंस्टॉल numpy। ठीक है, PIP यूज़ करेंगे क्या इसमें, एग्जांपल देखो क्या है। जैसे इंपोर्ट किया numpy, जैसे PIP हमने इंस्टॉल कर दिया सबसे पहले, थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी है PIP कमांड के थ्रू। अब हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे, देखो इंपोर्ट किया numpy, पहले तो इंस्टॉल किया। बिना इंस्टॉल किए हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, पहले हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, पहले से बिल्ट इन लाइब्रेरी तो है नहीं कि जैसे हमने इंस्टॉल किया पाइथन प्रोग्राम तो वो हमारे सिस्टम में आ गया, ऐसा तो है नहीं। इसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद फिर हम इसे इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी को, इंपोर्ट numpy। अब ये एस क्या है, एलियास है, मतलब numpy लिखे, इसकी जगह हम NP लिख देंगे शॉर्ट में, फिर हम प्रिंट कर देंगे np.array 1 2 3, दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू इम्पोर्ट लाइब्रेरीज इन पाइथन। पाइथन में लाइब्रेरीज को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं। देयर आर 4 कॉमन वेज। इंपोर्ट मॉड्यूल, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए, इससे पहले हमने टॉपिक नहीं किया था कि किसी लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना है पाइथन प्रोग्राम में, पाइथन लैंग्वेज में, तो हम कैसे करेंगे। 2 कीवर्ड है, एक तो है इंपोर्ट कीवर्ड, दूसरा है फ्रॉम कीवर्ड। इंपोर्ट कीवर्ड में प्रिंट में हमें जो भी हमें लाइब्रेरी दे रखा है उसका नाम लिखना पड़ता है, math.print, जो भी प्रिंट कराना है वो। क्योंकि फ्रॉम कीवर्ड के साथ हमें प्रिंट फंक्शन में वो जो लाइब्रेरी का नेम है वो नहीं लिखना होता। ये हमने सीखा है हमने इससे पहले। चलो इसे करते हैं। देयर आर 4 कॉमन वेज। सबसे पहले हम इस पर फोकस करते हैं। फर्स्ट, हाउ टू इम्पोर्ट लाइब्रेरी इन पाइथन। देयर आर 4 वेज। फर्स्ट क्या है, इंपोर्ट मॉड्यूल। 2 वेज तो हम पहले से जानते हैं, बाई इंपोर्ट कीवर्ड, बाई फ्रॉम कीवर्ड। पहला क्या है, इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल, बिल्ट इन मॉड्यूल है, बिल्ट इन लाइब्रेरी है, उसे हमने इंपोर्ट कर लिया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम मॉड्यूल, फ्रॉम इंपोर्ट नेम। दूसरा क्या है, फ्रॉम कीवर्ड के थ्रू हम इंपोर्ट कर सकते हैं किसी लाइब्रेरी को। कैसे करेंगे, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट नेम, मतलब फ्रॉम, सबसे हमने फ्रॉम लिखेंगे, फिर उसमें क्या है, हमने मैथ लिखा। मैथ क्या, हमारी बिल्ट इन लाइब्रेरी है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट कर रहे हैं स्क्वायर रूट, दैट्स ऑल। जो हमारी लाइब्रेरी है मैथ नामक, वो उसे हम सीधे इंपोर्ट कर लिया हमने। इंपोर्ट देखो इस तरीके से कर दिया, इंपोर्ट मैथ। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या, फ्रॉम वो कीवर्ड लिखेंगे उसका, फ्रॉम कीवर्ड लिखा, और जो लाइब्रेरी का नेम है मैथ, दैट्स ऑल। फिर इंपोर्ट कर देंगे उस मैथ नाम की जो लाइब्रेरी है उसमें इस फंक्शन के थ्रू। जो यहाँ पे जो इंपोर्ट मॉड्यूल लिखा है ये गलत है। मॉड्यूल का मतलब तो मॉड्यूल इज द क्या है, मॉड्यूल एक पाइथन फाइल का नाम होता है, पाइथन फाइल होती है, जबकि हमारी जो मैथ है वो लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर जो गलत लिखा हुआ है, ये इंपोर्ट मॉड्यूल की जगह से सुधार लेना, इंपोर्ट लाइब्रेरी। तो मैथ जो लाइब्रेरी तो है। इसी तरह फ्रॉम मॉड्यूल, फ्रॉम मॉड्यूल नहीं, इसमें भी हमें करेक्शन करना होगा। मॉड्यूल की जगह लाइब्रेरी, फ्रॉम लाइब्रेरी इंपोर्ट नेम, इंपोर्ट फंक्शन, दैट्स ऑल। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर रूट। तीसरा तरीका क्या है, इंपोर्ट विद एलियास। यहाँ पे मैं लिख दूँ, देखो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ना, ये फ्रॉम करके यहाँ पे हम लाइब्रेरी का नेम लिखेंगे, LIBRARY। ठीक है, यहाँ पे हम फ्रॉम के बाद लाइब्रेरी नेम लिखेंगे, फिर हम इंपोर्ट लिखेंगे,
और इंपोर्ट करके हम क्या लिखेंगे आगे, फंक्शन नेम, आगे हम फंक्शन नेम लिखेंगे। ये है इसका सिंटैक्स जो गलत लिख दिया है, फ्रॉम मॉड्यूल नहीं है, फ्रॉम लाइब्रेरी इंपोर्ट फंक्शन नेम, ये है। अब तीसरा तरीका क्या है, इंपोर्ट विद एलियास। अब ऑब्वियस सी बात है, एलियास कर देंगे हम, मतलब जो हम लिख रहे हैं ना लाइब्रेरी नेम, लाइब्रेरी नेम को बार बार पूरा नहीं लिख के हम छोटा से लिख देंगे शॉर्ट में, ये एलियास का फ़ायदा। इंपोर्ट लाइब्रेरी नेम एज NP, अब जब भी हम इंपोर्ट कर ली, अब हमें नमपाई पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, नमपाई की जगह NP लिखेंगे, डेट्स ऑल, ठीक है। इसी तरीके से चौथा तरीका क्या है, इंपोर्ट एवरीथिंग नॉट रिकमेंडेड, वैसे रिकमेंडेड नहीं है, प्रत्येक चीज़ इंपोर्ट करना है, दैट इज फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ किया और हमने ये लाइब्रेरी नेम लिखा, फ्रॉम लाइब्रेरी नेम, फिर इंपोर्ट किया कि लाइब्रेरी में जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, वो सारे हम यूज़ कर लें। ना बाबा, सारे फाइल्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इंपोर्ट स्टार का मतलब जितनी भी फाइल्स हैं, जितने मॉड्यूल्स हैं मैथ नामक लाइब्रेरी में, उन सब का हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें जितनी ज़रूरत है उनका नाम लिख दो, दैट्स ऑल। और 2-4 से ज़्यादा है, बहुत सारी हैं, तो आप स्टार लगाओ, सारी फाइल्स को यूज़ करो तो समझ में आता है। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे सिस्टम में वो जो है स्पेस भी तो घिरेगा ना प्रोग्राम, इसलिए स्पीड डाउन होगी। अब पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरीज एंड देयर यूज़, पॉपुलर पाइथन जो लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं और उनके यूज़ क्या हैं, ये हालांकि इसमें छोटी सी दे रखी है, मतलब कम दे रखी है पाइथन लाइब्रेरी, पूरी डिटेल में मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जितनी भी टाइप वाइज, कैटेगरी वाइज के मतलब बिल्ट इन लाइब्रेरी कौन कौन सी हैं, उनके एग्जाम्पल, उनके क्या काम है, क्या यूज़ है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कौन कौन सी है, उनके क्या काम है, दैट इज यूज है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट लाइब्रेरी जो हमने अभी पढ़ी थी, तीसरा टाइप कौन सा था अभी, एक तो बिल्ट इन था, एक स्टैंडर्ड था, एक है एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। एक्सटर्नल लाइब्रेरी कौन कौन सी है, उनके यूज़ मैं डिटेल में लेके आऊँगा। अभी जो यहाँ पर लिखी हुई हैं शॉर्ट में दे रखी हैं, थोड़ी सी जो है ना देख लेते हैं। फर्स्ट लाइब्रेरी मैथ लाइब्रेरी है, इसका यूज़ क्या है, देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से संबंधित हमें मॉड्यूल्स दे रखे हैं, पाइथन फाइल्स दे रखे हैं, ये मैथ लाइब्रेरी में है। रैंडम लाइब्रेरी, इसमें रैंडम नंबर से संबंधित फाइल्स हैं, जो मॉड्यूल्स हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइब्रेरी है एक स्टैटिस्टिक्स, ये है स्टैटिस्टिक्स, इसमें मीन मीडियन मोड से संबंधित वो हैं, मतलब मॉड्यूल्स हैं। नमपाई वो है एक लाइब्रेरी, इसमें एरे मैट्रिक्स से संबंधित मॉड्यूल्स हैं। पांडाज लाइब्रेरी, इसमें डेटा एनालिसिस संबंधित मॉड्यूल्स हैं, दैट इज डेटा एनालिसिस संबंधित पाइथन फाइल्स हैं। मैटप्लॉट लाइब्रेरी, इसमें ग्राफ्स एंड चार्ट से संबंधित पाइथन मॉड्यूल्स हैं। टीके इंटर में जो टीके इंटर नाम से एक वो है लाइब्रेरी है, जिसमें कि ये मॉड्यूल्स हैं, GUI एप्लीकेशंस पाइथन फाइल्स हैं, दैट्स ऑल। अब ये तो हमें 4-5 दे रखी हैं, क्या पाइथन में इतनी सी लाइब्रेरी है? नहीं, बहुत सारी लाइब्रेरी होंगी। उन लाइब्रेरी का कैटेगरी वाइज में एक पूरा वीडियो लेके आना है मुझे, मैं कल ही लेके आऊँगा, इसे डिले नहीं करना, क्योंकि जब काम करना है तो वो करना है, और उसका क्या यूज़ है वो पूरा मैं बताऊँगा डिटेल में। एडवांटेज क्या है पाइथन लाइब्रेरीज़ के, ऑब्वियसली बात है फास्टर डेवलपमेंट। पाइथन लाइब्रेरी का यही फ़ायदा है कि पहले से प्री रिटन कोड है, उसका इस्तेमाल करके हमारा टाइम बचेगा, गलती होने के चांस कम होंगे, हमारा जो कोड है वो शॉर्ट रहेगा, फ्रेश रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा, दैट्स ऑल। फास्टर डेवलपमेंट, लेस कोड होगा, रिलायबल टेस्टेड होगा, बिगिनर फ्रेंडली होगा, हमारा टाइम बचाएगा, हमारी मेहनत भी बचाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसको जो है हाँ, इसे ये देख लेते हैं, ये हाँ, अब इसमें क्या है, पाइथन लाइब्रेरी, वन लाइन डेफिनेशन। पाइथन लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटन मॉड्यूल्स, दैट इज पाइथन लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, दैट इज कलेक्शन ऑफ पाइथन फाइल्स दैट प्रोवाइड रीयूजेबल फंक्शंस, रीयूजेबल फंक्शंस को प्रोवाइड कराते हैं क्लासेस को टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एफिशिएंट ईजी, दैट्स ऑल। तो गाइज इस तरीके से आज हमारे ये 2 टॉपिक हो गए। पाइथन लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं, पाइथन लाइब्रेरी होती क्या हैं, उन लाइब्रेरी में जो मॉड्यूल्स होते हैं, वो फंक्शंस जो मॉड्यूल्स होते हैं, दैट इज जो पाइथन फाइल्स होती हैं, इस चीज़ को हमने समझ लिया आज। साथ ही इससे पहले हमने एल वैल्यू आर वैल्यू, मतलब एल वैल्यू आर वैल्यू वाला टॉपिक कर लिया। दूसरा पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती हैं और पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती हैं और कितनी कैटेगरी की होती हैं, 3 कैटेगरी, बिल्ट इन, स्टैंडर्ड और थर्ड पार्टी, दैट इज एक्सटर्नल लाइब्रेरी। और उन लाइब्रेरीज़ को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, 4 तरीके बताए, फ्रॉम कीवर्ड और इंपोर्ट कीवर्ड। इंपोर्ट कीवर्ड में एलियास का भी यूज़ कर सकते हैं, और चौथा तरीका और बताया था
4 तरीके बताए थे ना। हाँ, इंपोर्ट कीवर्ड, फ्रॉम कीवर्ड, एक इंपोर्ट कीवर्ड विद एलियास, साथ ही इंपोर्ट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उस लाइब्रेरी की प्रत्येक चीज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज स्टार्ट लर्न। 4 तरीके। तो ठीक है, इस तरीके से हमारा आज दोनों टॉपिक हो गए। इसमें यदि कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।